दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास छोटी मोटी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशान में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब महाराजगंज, और उसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है एक निचलौल कस्बा, और ठीक उसी से सटा हुआ एक सिधुरिया और बीच में निचलौल हाईवे पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 12-13 सितंबर साल 2025 का ही। अब इधर रात का लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त एक व्यक्ति होता है जो मौके पर सुंदरिया और निचलौल हाईवे के साइड से वह गुजर रहा होता है। तभी उसी की नज़र सड़क पर पहुंचती है, तो देखता है कि सड़क पर एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था और मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग यही 24 से 25 साल के आसपास होता है। और उसी के ऊपर एक मोटरसाइकिल हुआ था, जिसकी वजह से उसको शंका हो जाता है कि बस करो इस व्यक्ति की मौत जो होता है रोड एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब उसी वक्त निचलौल पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं मौके पर अखिलेश कुमार वर्मा, और जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत इस मामले को बड़े संज्ञान तरीके से लेते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं, पड़ोसी टीम को भी खबर दे देते हैं, और चंद मिनट के अंदर घटना पर पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति पूरी तरह से मौत के निर्मित सोया हुआ है। उसी के बगल एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जब पहली नज़र में देखते हैं मौके पर मृत व्यक्ति को, तो उनके मन में काफ़ी शंका हो जाता है कि बस करो इस व्यक्ति की मौत जो होता है रोड एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सीधे साधे तरीके से इसकी बेरहम तरीके से किसी ने हत्या की है। बस दिखावे के लिए रोड पर लाकर बॉडी को डंप जरूर किया है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी खरोच मरोच के निशान तक नहीं होते, जिसकी वजह से पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदलने की पूरी विभोर हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त वहाँ पर खड़े कुछ सिपाही कर्मी होते हैं। सिपाही कर्मी उस व्यक्ति की जेब तलाशी करते हैं, और जब जेब तलाशी करते हैं तो उसी में जो होता है एक मोबाइल मिलता है। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है, और बाइक को भी अपने कब्जे में लेती है, और बॉडी का वही अब पंचनामा भरती है, और उठाकर जितने भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें उस मृत व्यक्ति के फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं, और बॉडी को अपने सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर रात बिरात के टाइम में अपने थाने लौट आती है, और सबसे पहले पुलिस का मकसद यही बन जाता है कि जल्द से जल्द जो होता है इस मृत व्यक्ति की शिनाख्त कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति जो होता है मौके पर शिनाख्त करना पड़ पाया था। लेकिन तब तक जब सुबह का टाइम होने वाला होता 4:30 बजे के आसपास है, तो थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा जो होते हैं मौके पर सोचने लग जाते हैं कि एक बार इस व्यक्ति का नाम पता किया जाए। तो पुलिस की जो टीम होती है, जो बाइक होती है लिए हुए कब्जे में, उसमें कुछ कागज़ पड़े होते हैं। पुलिस की टीम उन कागज़ों को देखती है तो पता चलता उस बाइकर के मेन मालिक का नाम होता है, जो ठीक महाराजगंज का ही जाना माना इधर डूडीबारी एक कस्बा पड़ता है, उसी में राजबारी जाना माना इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले नागेश्वर रौनी होते हैं, उन्हीं के नाम वह बाइक रजिस्टर होता है। और पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बस करो वह मृतक व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि नागेश्वर रौनियार है। और पुलिस की जो टीम होती है इस अते पते पर पुलिस भेजने की तैयारी करती है, तभी पुलिस को याद आ जाता है कि मौके पर घटनास्थल पर एक मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया था। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उस मोबाइल को लेती है और खंगालती है। जो खंगालती है उसमें एक नंबर होता है,
जिस नंबर के द्वारा जो होता है बार बार पता चल जाता है कि इस मोबाइल पर एक नंबर से बार बार मिस कॉल आया हुआ था, कई मिस कॉल दिख रहे थे। पुलिस की टीम जब उस नंबर को ध्यान से देखती तो पता चलता है कि पापा के नाम से यह मोबाइल नंबर रजिस्टर है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने सहयोगियों की मदद से उस नंबर पर अब कॉल करती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि बेटा तुम कहाँ रह गए, बड़ी देर हो गई, इतना टाइम कहाँ लगा दिए। तब तक पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि साहब हम केशवराज रोनियर बोल रहे हैं। साहब हम इधर राजबाड़ी के रहने वाले हैं। साहब ये हमारे बेटे का मोबाइल है, नागेश्वर का। हमारा बेटा जो था कल शाम से 4 बजे के आसपास निकला हुआ है, बोला था मार्केट जाएंगे, अभी तक लौटा नहीं है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आपके बेटे की हमें लग रहा मौत हो चुकी है। उसके डेड बॉडी ठीक है जो सिधुरिया और साथ में निचरोल जो हाईवे है उसी को बीचों बीच एक सड़क है, दम की गैस एजेंसी के सामने मिला हुआ है। और यह बात जैसे दूसरी तरफ है जाकर केशवराज सुनते उसी समय हक्का बक्का रह जाते हैं, मोबाइल छोड़ देते, फर्श होता वहीं पर गिर पड़ते, दहाड़े मारते, अपनी पत्नी ममता को अपने पास बुलाते। ममता खबर पाती, सारी बात की जानकारी लेती है और बेटा बेटा कहकर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक वहाँ पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते, सभी लोग पूछताछ करते, सभी लोगों को जानकारी लग जाती कि नागेश्वर की रोज एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और तुरंत रिश्तेदार जब खबर पाते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते। भोर के लगभग 7 बजे के आसपास जो होता है इधर खुद केशवराज अपने रिश्तेदार अपनी पत्नी ममता को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब निचलौल थाने पहुंच जाते हैं। और जब कस्बे पहुंचते, कस्बे पहुंचने के बाद थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा होते, उन्हीं के सामने पहुंचने के बाद तुरंत फोटो दिखाने की मांग करते हैं। थाना प्रभारी अपने पास रखे हुए उस मृतक का फोटो निकालते हैं और जैसे ही अब केशवराज रोनियर के सामने रखते हैं तुरंत उस फोटो को देखकर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते लग जाते कि साहब यह तो हमारा अपना बेटा है। और थाने में पूछताछ करने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम होती है उनको समझा बुझा कर उनके पत्नी उनके रिश्तेदारों सहित घर वापस भेज देती है। लेकिन तब तक अब शाम का 5 बजे के आसपास का जब टाइम हो जाता है तो उसी वक्त अखिलेश वर्मा जो होते उन्हीं के टेबल पर अब इधर नागेश्वर रोनियार का मौके पर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पड़ा होता है। और जैसे उठाते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं और चौंक से जाते करने लग जाते हैं कि हमने जो यकीन किया था सीधा वही निकला। यानी कि नागेश्वर रोनियार की जो मौत हुई वह एक्सीडेंटल की वजह से नहीं हुई बल्कि बेरहम तरीके से उसकी पहले गला दबाकर हत्या की गई है। और पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है और तुरंत का तुरंत जो होता फ़ोन करती है केशवराज रोनियर के पास, उनको उसी वक्त अपने पास थाने बुलाती है। कहने लग जाती है कि आपकी बेटे की जो मौत है वह एक्सीडेंटल की वजह से नहीं है बल्कि उसकी बेरहम तरीके से सोची समझ के तहत हत्या की गई है। आप बता सकते हैं आपके बेटे की क्या किसी के साथ दुश्मनी थी या रंजिश थी या पैसे का लेन देन था या नशीला व्यक्ति था, किसी के साथ दुश्मनी था? काफ़ी तरह के केशवराज से इधर थाना प्रभारी पूछताछ करते। केशवराज काफ़ी सोच विचार के साथ करने लग जाता कि साहब हमारी अपनी बहू है इधर नेहा रोनियार और साहब नेहा का अपना एक आशिक है जितेंद्र साहब, दोनों के बीच काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी हमारे बेटे को थी। हमें पूरी तरह से यकीन हो गया साहब नेहा और साथ में जितेंद्र ने मिलकर हमारे बेटे को ठीक महाराजगंज में बुलाया और फिर वहीं मिलकर बेरहम तरीके से हत्या कर दी। और पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त इधर केशवराज के तहरीर पर दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और सबसे पहले पुलिस इस केस से सिलसिलेवार जांच पड़ताल करने के लिए दूसरे दिन का जब वक्त होता है पुलिस की टीम नेहा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में लास्ट लोकेशन इधर जो होता है नागेश्वर रोनियार का देखती है। और जब देखती तो पता चलता है नागेश्वर के मोबाइल पर नेहा के द्वारा कई बार कॉल किए गए होते हैं। अब ठीक इधर 12 सितंबर के और 13 सितंबर के रात के आसपास के बीच में अब पुलिस का जो शंका होती है बदल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब इधर जाकर अब नागेश्वर रोनियार का मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन घटना वाली रात का देखती तो पता चलता है इधर लोकेशन जो होता है एकाएक अब निकल कर जाकर इधर राजबाड़ी से ही महाराजगंज में आकर टिकता है। और पुलिस का जो शंका होता है बदल जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब ठीक है बिना टाइम गंवाए ठीक तीसरे दिन पहुंचती है और नेहा और जितेंद्र को जाकर उसके ही इलाके से अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन दोनों के ऊपर जब सख्ती दिखाया जाता है तो दोनों बिना टाइम गंवाए नागेश्वर रोनियार की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताते हैं इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है।
असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है ठीक महाराजगंज, और उसी में ही इधर राजबाड़ी एक गांव पड़ता है जो ठीक इधर टूडाबाड़ी कस्बे से जुड़ा हुआ है। राजाबाड़ी गांव के ही अब रहने वाले होते हैं इधर केशोरार रोनियार। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है ममता रोनियार। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बड़ा बेटा उनका यही नागेश्वर रोनियार होता है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। उसके जो अपने पिता होते हैं मौके पर एक प्राइवेट कंपनी होता, उसी में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से अपने परिवार में पल रहे 5 सदस्यों का तौर तरीके से पालन पोषण कर पाते। लेकिन उनके पास इतनी बजट नहीं बन पाती थी कि उसी बजट से अपने बड़े बेटे और 2 बच्चों को पढ़ाई पूरा करवा पाते। और इधर नागेश्वर जो होता है जैसे अपने हिसाब से पढ़ाई अब पूरी कर लेता है तो उसी वक्त नौकरी की तलाशी में लग जाता है और दर दर भटकना शुरू कर देता है। और तभी उसकी जो नौकरी होता है अब जाकर ठीक है जो डूडाबाड़ी कस्बा पड़ता है, उसी कस्बे में रहने वाला इचे जितेंद्र से हो जाता है। जितेंद्र का अपना खुद का एक बाइक रिपेयर का दुकान हुआ करता था, और वहीं जाकर अब इधर नागेश्वर नौकरी करने लग जाता है। पहले तो हेल्परी करता, धीरे धीरे सीख लेता है, फिर मदद करना शुरू कर देता। फिर वहाँ से नागेश्वर जितेंद्र के साथ मिलकर ठीक ठाक पैसे कमाना शुरू कर देता है। और जितेंद्र का जो होता है नागेश्वर के साथ मिलकर कहीं दूर दराज इलाके में जो होता है आना जाना और वहाँ बाइकों का पार्ट का बेचना और ख़रीदना का कारोबार बन जाता है। यह सिलसिला जो होता है बड़ी तौर तरीके से चलना जाया करता था। जो डूडाबाड़ी कस्बा पड़ता है, अगर वहाँ से देखा जाए तो नेपाल की जो वादियाँ होती साफ तौर से दिखाई देती है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जितेंद्र और नागेश्वर का दोनों का नेपाल आना जाना होता है। और नेपाल का ही एक जाना माना जिला पड़ता है अब इधर नवलपरासी। उसी नवलपरासी से अब सटा हुआ इधर गोपालपुर पड़ता है। गोपालपुर की रहने वाली अब नेहा होती है, लेकिन नेहा के गांव में इधर ज़्यादा जो होता है नागेश्वर रोनियार का बन जाता है। और बनने की वजह से घटना से मात्र 6 साल पहले जब पहली नज़र में नेहा के खूबसूरती को देखता है नागेश्वर पूरी तरह से दीवाना सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे जान पहचान बना लेते हैं और प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इस तरह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि गांव में जो होता है नेहा के इधर नागेश्वर का मरना शुरू हो जाता है, और बड़ी जल्दी उसके सारी हरकतों को जान पहचान लेती है और नागेश्वर से प्रेम प्रसंग चालू कर लेती है। दोनों के बीच दोस्ती होता है, फिर दोनों जिंदगी साथ निभाने का वादा कर लेते हैं। और वादा करने के बाद ठीक घटना से मात्र 6 साल पहले ही अब जो होता है दोनों मिलकर रीति रिवाज के तहत अब शादी कर लेते हैं। इसकी जानकारी केशोराज को लगता है। केशोराज जो होते हैं तुरंत खूबसूरत बहू के नाते जो होता है अब इधर नेहा को अपने बहू की स्वीकृति दे देते हैं, और नेहा को जो होता है और नागेश्वर अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए अपने ही गाँव में अब रखना शुरू कर देता है। और तौर तरीके से नेहा और नागेश्वर का खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलने लग जाता है। दोनों खुशीमय तरीके से रम धम जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी बिताते बिताते शादी के लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच नेहा अब एक बेटे को जन्म देती, जिसका बड़े प्यारे लफ्ज़ों में नाम अब राज लगवा देती है। और सब तरीके से ज़िंदगी बीतता है। लेकिन जैसे ही अब पारिवारिक खर्चा बढ़ता है तो नागेश्वर उसी समय जो होता है अब जाकर नशा का सेवन भी करना शुरू कर देता है, और नशा का पदार्थ भी आदान प्रदान भी बेचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास अब ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन परिवार में जो होता है बढ़ोतरी की वजह से अब कलह होना शुरू हो जाता है। कई दिन में बाद भी जो होता है दोनों के बीच रिश्ते पूरी तरह से ना पनप पाते, और नेहा और नागेश्वर के बीच ऐसी दरार आ जाती है कि इसी बीच जो होता एक दिन नशाखोरी के ही गिरोह में शामिल हुए नागेश्वर के ऊपर पुलिस की नज़र पड़ती, जिसकी वजह से नागेश्वर जो होता है पुलिस के सलाखों के तहत जो होता है जेल में डाल दिया जाता है। और इधर जो होता है पूरी तरह से टूट जाती है, इतनी टूट जाती है कि अपना खर्चा बर्चा नेहा अब नहीं देख पाती। लेकिन इसी बीच जो होता है नागेश्वर का अपना दुकान मालिक अब जितेंद्र का भी मौके पर नागेश्वर के घर आना जाना हो जाता है। लेकिन जब आना जाना हो जाता है नागेश्वर जो होता है मौके पर इतना आना जाना लगा देता है कि नेहा के पूरी तरह से मन की बात जानने के लिए उतावला हो जाता है। और जब मन की बात जान लेता है कि नेहा अब जब से उसका अपना पति नागेश्वर जेल में गया है पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी टूट चुकी है, उसको सहारा देने के लिए जितेंद्र अपना हाथ फैला देता है, जिसकी वजह से नेहा उसके सामने पूरी तरह से विवश हो जाती है। और दोनों करीब से एक दूसरे को जानना और पहचानना शुरू कर देते। लेकिन इस तरह दोनों के मन में एक प्रेम उमड़ पड़ता है, जिसकी वजह से नेहा बड़ी जल्दी जितेंद्र की खींची चली जाती है, और दोनों के बीच ऐसे प्रेम प्रसंग चालू होते कि
नेहा को पता भी नहीं लगता है। लेकिन नेहा का दिल जीतने के लिए, पूरी तरह से उसको विश्वास में लाने के लिए उसी वक्त जितेंद्र एक बड़ा ही तौर तरीके वाला जाल फेंक देता है और जाकर कैसे न तैसे कर कर इधर जो था नागेश्वर रोनियार का मौके पर बेल करवा देता है, जिसकी वजह से अब बड़ी जल्दी जो होता है इधर जितेंद्र के लिए पूरी तरह से दिल खोल कर नेहा साथ घूमना फिरना चालू कर देती है। तो तरीके से दोनों के भी रिश्ते भी पनप जाते हैं। लेकिन तभी पूरे मोहल्ले में जितेंद्र और नेहा के प्रेम संबंध के चर्चे हो जाते हैं, लोग तो तरह की बातें करते हैं। अब इसकी खबर जो होता है नागेश्वर रोनियार को लगता है यकीन नहीं करता, और जब अपने घर पहुँचता अपनी पत्नी से इधर जो होता है जितेंद्र के बारे में पूछताछ करता, उसकी जो पत्नी होती है 3-4 बार नानुकुर करती, फिर जो होता है पूरी तरह से यकीन होने के बाद अब इधर नागेश्वर अपनी पत्नी की बेहतर तरीके से पिटाई भी कर दिया करता था। बार बार पिटाई का जब सिलसिला चलता है तो इधर नेहा भी परेशान हो जाती है पिटाई और अपने बच्चों के पालन को देखकर। वह सोच लेती है कि इससे अच्छा तो जितेंद्र के साथ हमारी ज़िंदगी बीतेगी, और जितेंद्र के साथ फ़ोन पर बात करते हैं, उसके साथ शादी रचाने की बात कर लेती है। लेकिन जितेंद्र वही करने लग जाता कि तब तक तुम्हारे पति से तुम्हारा तलाक नहीं हो पाएगा, तब तक हमारी शादी कतई नहीं हो पाएगी। लेकिन इधर नेहा पूरी तरह से अपना जीवन सारे जितेंद्र के नाम समर्पित करते हुए वह फैसला लेती। एक दिन शाम के टाइम जो होता है अपने बेटे को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है इधर महाराजगंज पहुंच जाती है और वहां जितेंद्र से मुलाकात करती। फिर उसी के साथ जो होता वहां एक कमरा लेती है, फिर वहीं पर एक तो तरीके से लिव इन रिलेशन में रहना जितेंद्र के साथ शुरू कर देते हैं। और रहते रहते जब शादी के तब तरीके से दोनों को याद सताने लग जाते हैं कि दोनों सोचने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी यहाँ रह के तो ना बीतेगी, क्योंकि बार बार जो होता है नागेश्वर नेहा को मनाता धनाता कि नेहा चली आओ, तुम्हारे बगैर तुम्हारे बच्चे के बगैर हमारी ज़िंदगी ना चलने वाली, नरक मत करो। तो तरीके से बात समझाते समझाते कई सालों का वक्त बीत जाता है। लेकिन नेहा जो होती है हरगिज़ कतई नागेश्वर के पास जाने के लिए राजी तक ना होती है, और नागेश्वर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जब नेहा कहने लग जाती कि हमें तलाक दे दो, तो नागेश्वर उसी बात को लेकर झगड़े तकरार करता है, इधर नेहा भी झगड़े तकरार करती। दूसरी तरफ जो होता है अब नेहा जितेंद्र के साथ रहते रहते पूरी तरह से समझ जाती है कि बिन शादी के जितेंद्र के साथ हमारी ज़िंदगी ना चल पाएगी, ना उसके हम पत्नी होंगे न हम हमारा पति होगा। इसी बात को लेकर जितेंद्र के मन में मला हो जाता। जितेंद्र बार बार दबाव मारता कि अपने पति से तलाक लो, दूसरी तरफ नेहा दबाव मारती इधर जाकर अपने पति नागेश्वर के ऊपर हमें तलाक दो। लेकिन इसी बात को लेकर नागेश्वर और नेहा के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। नेहा सोच लेती है कि जीते जी हमारा जो पति हमें कभी तलाक नहीं देगा, और ना हमारी ज़िंदगी अब जितेंद्र के साथ बीत पाएगी, ना हम दोनों खुशी में तरीके से रह पाएंगे। इसी बात को लेकर नेहा काफ़ी परेशान हो जाती। इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक दिन जितेंद्र के सामने अपनी मन की बात रख देती है। जितेंद्र कहने लग जाता कि जब तक तुम्हारा पति इस दुनिया में रहेगा तब तक हमें तलाक कभी नहीं मिलेगा। नेहा कह देती चलो हम ठान लिए, हमारे माँ की जो सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए नागेश्वर के नाम की मिट गई, हम धो लिए, समझ लो उसमें तुम्हारे नाम के सिंदूर पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें जो करना है वह करो दिल खोल कर, लेकिन जो करना बड़े सातारीना तरीके से करना, ताकि इसमें ना हमारा नाम आए ना तुम्हारा नाम आए, दोनों अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिता सके। नेहा को तो तरीके से इधर जो जितेंद्र प्लान समझा देता है, और नेहा बार बार दबाव अब जितेंद्र के ऊपर मारती, जल्द जल्द पति को रास्ते से ठिकाने लगाओ। दोनों बड़े ही खतरनाक तरीके से प्लान बनाते, बेहतर तरीके से प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो होता है इधर दूसरी तरफ नागेश्वर का दबाव बार बार नेहा के ऊपर पड़ता कि तुम छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने ही ससुराल चले आओ, और हम जो होता है कतई अपने परिवार के साथ ना रहेंगे, हम दोनों मिलकर अब शहर रह लेंगे। लेकिन नेहा समझ जाती कि हमारा पति हमारा पीछा ना छोड़ने वाला। जितेंद्र के साथ मिलती है और बहुत ही प्रयास करती है कि जल्द जल्द ठिकाने लगाया जाए, जिसकी वजह से जितेंद्र बार बार प्लान के बारे में जानकारी इधर नेहा को देता, और नेहा बार बार जितेंद्र को हर बार की प्लान की जानकारी लगवाती, और दोनों मिलकर प्लान रचते रहते। लगभग 1 महीने का वक्त बिता देते हैं। लेकिन जैसे ही प्लान का वक्त आता है, ठीक उधर अब 12 सितंबर साल 2025 का, अब इधर दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में नेहा जो होती है अपने पति अब इधर नागेश्वर रोनियार के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं महाराजगंज के ही उसी कमरे में जिस कमरे में जितेंद्र के साथ रहते हैं, लेकिन तुमसे बात करेंगे और ऐसा बात करेंगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मुलाकात समझ लो ऐसी होगी जो पति और पत्नी के बीच होता है। अब यह बात जैसे नागेश्वर रोनियार सुनता उसके चेहरे मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि लगभग 6 महीने हो गए थे दोनों के बीच मुलाकात हुए, जिसकी वजह से मुलाकात को वह समझ जाता है और अपने बच्चे से मिलने के लिए लायक हो पड़ता है। वह सोच लेता है कि हमारी पत्नी हमेशा हमेशा
के लिए हमारी होने के लिए तैयार होने वाली और सज धवर कर अब वह जो होता है पूरे दिन तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही अब 4 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त अपने पिता के पास जाता है। जाने के बाद कहने लग जाता कि पिताजी हम जो होता है मौके पर अब बाजार जा रहे हैं। उसके पिता यह बात सुनते कहने लग जाता है ठीक चले जाओ बेटा। और इधर नागेश्वर बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद ठीक जो होता है अब राजा बारी से लगभग 25 किलोमीटर दूर जो होता है सीधा का सीधा मौके पर महाराजगंज पहुंच जाता है। और जब पहुंचता है तो शाम को लगभग अब इधर 7 बजे का आसपास का टाइम हो जाता है। और इससे पहले नेहा जो होती है जितेंद्र को अपने कमरे में बुलाती है। बुलाने के बाद वहीं जो तख्त होता है उसी के नीचे उसको बैठा देती है। फिर उसी के ऊपर एक चादर उड़ा देती ताकि लगे यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है। और इधर जैसे दरवाजे पर जाकर नागेश्वर खड़ा होता है तुरंत अब नेहा मौके पर उससे बड़ी प्यारे लफ्ज़ों में बात करना शुरू कर देती है। नागेश्वर ठहरा 6 महीने से उतावला, जिसकी वजह से ना आगे देखता ना पीछे देखता है। तुरंत नेहा के साथ जो होता है ऐसा रिश्ता बनाता है कि जो पत्नी पत्नी के बीच रिश्ता होता है। दोनों जब एक दूसरे से दूर होते हैं फिर जो होता है मनाते दनाते हुए नेहा उसको अपनी बातों में लेती है। फिर इशारा मारती है। नागेश्वर बाजार जाता है और इससे पहले जो होता नेहा अपने बच्चों को एक लड्डू पड़ा उसमें नींद की गोली मिली होती है। और जैसे उसका बेटा उस लड्डू को खाता तो नींद आ जाता, ले जाकर सुला देती, समझ जाती है हमारे प्लान में कोई आज अड़ंगा नहीं आएगा। और इधर अपने प्रेमी को सारे प्लान के बारे में जानकारी लेती। लेकिन उधर आधे घंटे बाद नागेश्वर लौटता है। फिर पकवान बनाती है। बनाने के बाद दोनों मिलकर अब खाना पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले जो होता है नेहा समझ जाती कौन सा काम हमें करना है, क्योंकि नेहा को पता होता है कि हमारा पति पूरी तरह से नशेड़ी बन चुका है और शराब देखने के बाद उसको लार जरूर आ जाएगा। और तभी अपने ही कमरे में से एक बड़ी भारी भरकम बोतल निकालती है। लेकिन उसमें काफ़ी सारी नींद की गोली मिली होती है। अपनी मीठी मीठी बातों में लेते हुए अब हाँ इधर अपने पति से कहने लग जाती है कि तुम इसका सेवन करो। लेकिन इधर नागेश्वर कह देता है कि तुम हमारे साथ अपने ससुराल चलो, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी तौर तरीके से बिताएंगे, फिर हम दोनों मिलकर शहर चलेंगे। लेकिन इधर नेहा कह देती है कि अभी इस बारे में चर्चा मत करो, सुबह तो होने दो। लेकिन इधर नागेश्वर नहीं समझ पाता कि रात बिरात हमारे साथ क्या होने वाला है। दोनों मिलकर तौर तरीके से मीठी मीठी बातें करते हुए चंद मिनट के अंदर नेहा जो होता है अपने पति नागेश्वर को काफ़ी सारे शराब की सेवन करवा देती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है नशे में नागेश्वर धुत ले जाकर वही बेड से सुला देती है। लेकिन जैसे रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर नेहा अपने बेड से उतरती है और जितेंद्र को इशारा मारती। जितेंद्र समझ जाता करना क्या है। दोनों एक लाइलों की रस्सी लेते हैं, फिर वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। लेकिन रात का लगभग अब 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। जितेंद्र गलियारे में निकलता है, तब तक झांकता देखता है पूरा गलियारा सुनसान है। अंदर आता है, कहने लग जाता कि नया बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तौर तरीके से हमें अब समय दिखाई दे रहा है। और तभी एक बाइक होता है, उसी बाइक पे लेकर जो होता है हम मौके पर नेहा अपने पति को बैठ जाती है और बाइक का जो हैंडल होता है जितेंद्र पकड़ लेता है। और बाइक चलाते चलाते वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर इधर सुधरिया और साथ में नेशनल हाईवे जो होता है वहीं बगल में जो होता है इधर जाकर एक दम की गैस एजेंसी होता है, साइड में सड़क होता है, ले जाकर बॉडी को वहीं दोनों डंप कर देते हैं। कुछ दूर पर एक बाइक लिटा देते ताकि लोगों को लगे रोड एक्सीडेंट और शराब की नशे की वजह से इधर जो होता है बेरहम तरीके से मौत नागेश्वर रोनियार की हुई है। और प्लान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए हदोहद कोशिश करते हैं और वहाँ से वापस चले आते हैं। लेकिन इनका जो प्लान होता है तब असफल हो जाता है जब पुलिस का शंका पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर थाने में मौजूद अब नेहा और साथ पे जितेंद्र को अपने ही साथ कस्टडी में लेते हुए ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश करती। तो कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।